नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नई कहानी पटाक्षेप नहीं होगा पर बात करेंगे, जो हिंदी के मूर्धन्य कथाकार हेतु भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। हेतु जी भारद्वाज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली राजस्थान रही है। तो हेतु जी भारद्वाज ने अनेक कहानियां लिखी, उनमें एक महत्वपूर्ण कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा, जो वर्तमान में आरपीसी के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा 1991 में हेतु भारद्वाज का एक संकलन आता है, पटाक्षेप नहीं होगा नाम से। कब आता है? 1991। ये कहानी पहले लिखी गई होगी, स्वाभाविक है। इसका प्रथम संस्करण 1991 में प्रकाशित होता, पंचशील प्रकाशन जयपुर से। इस संस्करण में कुल 12 कहानियां हैं। उन 12 कहानियों में पटाक्षेप नहीं होगा एक कहानी है, और उसी शीर्षक से इस पुस्तक का नाम भी रखा गया है, पटाक्षेप नहीं होगा। तो यह उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज और ये संकलन कब आता है? 1991 ईस्वी में। आरपीसी के संशोधित पाठ्यक्रम में इस कहानी को शामिल किया गया है। इससे पहले 4 कहानियां थी, उनमें से एक कहानी यथावत है, लेकिन 3 कहानियां संशोधित की गई है। उन 3 कहानियों में एक कहानी आपके डॉक्टर हेतु भारद्वाज की पटाक्षेप नहीं होगा शामिल की गई है। तो ध्यान देना, जो 3 नई कहानियां शामिल की गई, पटाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुसाहिब, जो राजस्थानी के कथाकार विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है, और एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, पूस की रात। तो आज हम बात करेंगे हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा की। ध्यान देना, 1991 में उनका ये संस्करण आता, उसमें यह कहानी संकलित है, पटाक्षेप नहीं होगा, और यह 5 शीर्षकों में लिखी गई है। स्लाइड के माध्यम से आपको समझाएंगे, और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस कक्षा के बाद अगर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरपीसी से अगर पटाक्षेप नहीं होगा कहानी से सवाल पूछा जाता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी सवाल अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी को हम पूरा लेंगे स्लाइड के माध्यम से, और जहां जहां लगेगा वहां व्याख्या करेंगे। तो ये 5 शीर्षकों में है। देखिए 5 शीर्षक कौन कौन से हैं इसके। देखिए पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में 5 शीर्षक है। 5 शीर्षक कौन से हैं? सबसे पहले आया है प्रारंभ। इसका प्रारंभ, प्रारंभ के बाद दूसरा शीर्षक है प्रयत्न, प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद तीसरा शीर्षक है प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा, प्राप्ति की आशा, और उसके बाद है नियताप्ति, नियताप्ति, और फिर अंतिम है फलागम। तो ध्यान देना, हेतु जी भारद्वाज का जन्म 1937 में हुआ। कहाँ हुआ? उनका जन्म रामनेर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ, और पटाक्षेप नहीं होगा कहानी रामनेर पर केंद्रित है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी रामनेर पर केंद्रित है। आजादी से पहले अलग स्थितियां थी, और आजादी के बाद में एक उम्मीद की गई थी कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, उसको लोकतंत्र का एहसास होगा, उसको उसके अधिकारों की प्राप्ति होगी, संविधान लागू हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी गांवों की स्थिति यथावत बनी हुई है, ऐसा हेतु भारद्वाज लिखते हैं। एक बात मैं पहले स्पष्ट करना चाहूं, इस कहानी में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है,
चमारों के लिए, ये चमारों का, इस तरह के शब्द आजकल जायज नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है उसे लेखक हमें अवगत कराता है। आज भी गांव में जो दलित समुदाय के लोग हैं, किस तरह से उनके साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, और गांव में ठाकुरों की दबंगई किस तरह से कायम है, उसका जीता जागता उदाहरण यह पटाक्षेप नहीं होगा कहानी। तो ये कहानी उन्होंने उस धरातल पर लिखी है कि आजादी के बाद लोकतंत्र की जो एक उम्मीद की गई थी, जो एक सपना देखा गया था कि लोकतंत्र में वास्तव में हम जिसे कहते हैं जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, वो वास्तव में कहने के लिए है, लेकिन वास्तविकता में जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके लिए वो लोकतंत्र आज भी नहीं है। ऐसा हेतु भारद्वाज इस कहानी में कहते हैं। क्योंकि कहानी 1991 में ये संकलन आता है, उसमें कहानी संकलित है। 1991 से पहले की लिखी गई कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा। लेखक कौन? डॉक्टर हेतु भारद्वाज। किसी भी उपन्यास, कहानी, नाटक को पढ़ें, यानी कथा साहित्य में आप जो भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम जो है कि आप किस तरह से उसको पढ़ करके तैयार करें। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई उपन्यास, कोई कहानी आप पढ़ते हैं, तो ये भी कहानी लगभग 24-25 पृष्ठ की कहानी है, लंबी कहानी है। किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आप उसमें पात्रों की क्या भूमिकाएं हैं उनको देखते हैं, और उन पात्रों के माध्यम से लेखक क्या बात कहना चाहता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी आप कहानी पढ़ें, जब भी किसी कहानी को, किसी उपन्यास को पढ़ें, तो उन पात्रों के जो पात्र आएंगे उनके नाम लिखते रहें, उसके बाद में उनकी भूमिकाएं लिखते रहें, तो आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा कि इस कहानी में यह बताया गया है। तो पटाक्षेप कहानी कुछ इसी तरह की कहानी है। रामनेर में आजादी के बाद भी वही पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुरों का जो ठाकुरों की दबंगई है वो चलती आ रही है। प्रधानी उनके पास पहले भी थी और बाद में भी है। वहाँ निम्न जाति के जो लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, यहाँ लेखक ने चमारों का प्रयोग, चमार शब्द का प्रयोग किया है। वैसे इस तरह के शब्द आजकल जायज नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता से हमें अवगत करा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उनका बहुमत होते हुए भी किस तरह से वहां के ठाकुर राम सिंह, किस तरह से उनके अंदर एक पहले तो वो भय पैदा करते हैं। महेंद्र बलवीर जो सामान्य उसी गांव के ब्राह्मण है, वो उनके पिता आत्मसम्मान से जीने वाले हैं, इसलिए वो उनकी दबंगई को स्वीकार नहीं करते, तो उनका प्रतिकार करते, तो उनको, उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद में बलवीर महेंद्र को उनके मामा दिल्ली ले जाते हैं, वहाँ चपरासी की नौकरी दिला देते हैं, और उसके बाद में उनको लगता है कि रामनेर में परिवर्तन होना चाहिए, और वे फगना को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, और फगना उम्मीदवार के रूप में, प्रधानी के रूप में सामने खड़ा होता है। लेकिन स्थिति यह है कि किस तरह से चुनाव अधिकारी आता है, वो ठाकुर होता है, संयोग देखिए, और किस तरह से उसको जो है नोट दे करके उसको अपना बना लिया जाता है, और किस तरह से जो है अपने पक्ष में वोट दिलवा दिए जाते हैं, और उनके घर की महिलाओं के वोट पहले से ही डलवा दिए जाते हैं। तो एक साजिश के तहत ये हो रहा है। और अगले चुनाव में जब लगता है कि ये स्थितियां अगले चुनाव में बदल जाएगी, क्योंकि जो महेंद्र होता है वो कहता है ये आखिरी चुनाव नहीं है, और अगले चुनाव में वो पूरी तरह से चमारों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किस तरह से राम सिंह कहता है कि अब हमसे ये काम नहीं होगा, आप ही काम करें, आप में से कोई प्रधान बने। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई प्रधान बनाने के लिए वो कहते आप ही नाम लीजिए, तो वो किसका लेता? लच्छी राम का नाम लेता, जो पूरी तरह से राम सिंह पर आश्रित है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना, इसका अर्थ यह है कि वो प्रधानी अपने पास बना के रखना चाहता है, और वास्तव में होता भी यही है। लच्छी राम को खड़ा कर दिया जाता है, और लच्छी राम और दो चमार खड़े होने के कारण वे आपस में उनके वोट बंट जाते हैं, और जब वोट बन जाते हैं तो
प्रधान कौन बनता, वही नाहर सिंह बनता, प्रधानी यानी उन्हीं ठाकुरों के पास रहती है। तो इस तरह का गठजोड़ राजनीति में जो शोषित वर्ग को, दलित वर्ग को किस तरह से दबाया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार ढाए जाते हैं, और जब वो कुछ अच्छी स्थिति में आते हैं तो किस तरह से उनमें फूट डालने का काम किया जाता है, इस कहानी में बताया गया। हम स्लाइड के माध्यम से कहानी लेंगे। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने वास्तव में इस कहानी के माध्यम से बताया कि स्थिति गांवों की जस की तस बनी हुई है, इसलिए शीर्षक क्या, पटाक्षेप नहीं होगा। अब देखिए स्लाइड के माध्यम से, थोड़ी कहानी लंबी जरूर, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो आपके पूरा स्पष्ट हो जाएगी कहानी। देखिए, क्षमा करें इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। देखिए लेखक क्या कहता है शुरू से ही, क्षमा करें इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है जो आजादी मिलने से पहले और आजादी मिलने के बाद भी एक गांव ही है। यानी आजादी का जो एहसास होना चाहिए वो इस गांव में एहसास होते हुए दिखाई नहीं देता है। जो आजादी का सपना देखा था, जो लोकतंत्र की कल्पना की थी, वो लोकतंत्र यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो लेखक इसलिए कहता है इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी। मुख्य क्या है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक गांव है रामनेर, वहां की ये कहानी है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये गांव भी आजाद हो गया, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग आबादी की जरूरत नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था बदली तो इस गांव की शासन व्यवस्था बदल गई, क्योंकि इस गांव के लिए किसी अलग तरह की शासन व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। तो पूरे हिंदुस्तान को आजादी मिली, शासन व्यवस्था बदली, तो इस गांव में भी ऐसा ही हुआ। आजादी मिलने से पहले सरकारी कागजों में इस गांव का हुलिया कुछ इस तरह लिखा जाता था। गांव का हुलिया कुछ इस तरह लिखा जाता था, मौजा रामनेर। देखिए पहले क्या लिखा जाता था, आजादी मिलने से पहले जो सरकारी कागज होते थे उनमें इस गांव का हुलिया इस तरह लिखा जाता था, मौजा रामनेर। गांव का नाम क्या है, रामनेर। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है, पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी में किस गांव की स्थिति का चित्रण है। तो ध्यान देना, सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो यहाँ बनेगा रामनेर। डाक खाना थारह, परगना जेवर। ध्यान देना, जब उनकी पिटाई होती है तो कहाँ, जेवर थाने ले जाते हैं। थाना जेवर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ध्यान देना, कहाँ के कहानी, कहाँ की, बुलंदशहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर गांव पर यह केंद्रित है। जबकि आजादी मिलने के बाद हुलिया इस तरह लिखा जाने लगा, आजादी मिलने के बाद परिभाषाएं बदलने लगी। ग्राम पोस्ट रामनेर, ग्राम पोस्ट रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान देना, यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी में किस गांव का चित्रण हुआ है। रामनेर कहाँ है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और रामनेर में लेखक हेतु जी का जन्म हुआ है। आजादी ने इस गांव के हुलिया को इतना तब्दील कर दिया क्योंकि सारे देश के गांवों का हुलिया बदल गया था। आजादी मिलने से पहले रामनेर गांव की शासन व्यवस्था मुखिया के हाथ में होती थी। देखिए, रामनेर गांव की शासन व्यवस्था मुखिया के हाथ में होती थी। कब, आजादी मिलने से पहले। सारा गांव मुखिया की आज्ञा अनुसार चलता था। गांव का मुखिया गांव के एक ही ठाकुर परिवार का व्यक्ति हुआ करता था, यह परंपरा थी। देखिए क्या कह रहा लेखक कि ठाकुर परिवार का व्यक्ति मुखिया हुआ करता था, वही गांव को लेकर चलता था। प्राय उसी परिवार की नई पीढ़ी का कोई पुत्र पिता के मरने पर मुखिया बन जाया करता था। इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, न तो इसका विरोध करने की किसी ने आवश्यकता ही समझी और न विरोध करने की हिम्मत ही जुटा पाया। यानी एक पैतृक चलता आ रहा था कि ठाकुर परिवार का मुखिया होता था, और वो जब उम्र दराज हो गया तो उनके बच्चे मुखिया बन गए, यानी उनका पुत्र मुखिया बन गया। वो उम्र दराज हो गया तो उनका पुत्र मुखिया बन गया। यानी मुखियागिरी जो है वो उन्हीं के पास रहती थी। अब देखिए, पर आजादी मिलने के बाद भारत में एक संविधान लागू हुआ। देखिए, भारत में एक संविधान लागू हुआ, और संविधान भारत में कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950
1950 में समूचे देश में एक समतावादी समाज स्थापित करने के लिए बनाया गया था। संविधान का उद्देश्य क्या था? समतावादी समाज, यानी किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, सभी सम्मान समझे जाएं। जाहिर है कि रामनेर गांव में भी समतावादी समाज की स्थापना होनी थी, क्योंकि भारत की आत्मा तो रामनेर जैसे गांवों में ही निवास करती है। तो वहां लेखक कह रहा, भारत की आत्मा रामनेर जैसे गांवों में निवास करती है, और इस गांव के हिस्से में भी उस आत्मा का कोई छोटा सा हिस्सा तो आता ही होगा। आजादी से पहले गांव में ठाकुरों का राज था, क्योंकि मुखिया ठाकुर ही होता था, इसलिए ठाकुरों का ठसका था। आजादी के पहले गांव में ठाकुरों का राज था, क्योंकि मुखिया ठाकुर होता था, इसलिए ठाकुरों का ठसका था। ब्राह्मण उनके लिए पूज्य थे और वे ठाकुरों की पुरोताई करते थे। ब्राह्मण उनके लिए क्या करते थे? पूज्य, और वे ठाकुरों की पुरोताई करते थे। कौन? ब्राह्मण। चमार, कोली, धीवर, कुमार, धोबी, भंगी आदि जातियों के लोग तो ठाकुरों के लिए रियाया थे, और उनका काम ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करना होता था। ध्यान देना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन लेखक वास्तविकता से अवगत करा रहा है। तो चमार, कोली, धीवर, कुम्हार, धोबी, भंगी जातियों के लोग तो ठाकुरों के लिए रियाया थे, और उनका काम ठाकुर ब्राह्मणों की, किसकी? ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करना होता था। टहल करना क्या है? सेवा करना, यानी इनका काम क्या था? इनकी सेवा करना। ये सभी जो निम्न जातियां हैं, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे धीवर हो, चाहे कोली हो, चाहे चमार हो, चाहे वो भंगी हो, इनका काम था ठाकुर और ब्राह्मणों की सेवा करना। वे लोग ठाकुर ब्राह्मणों की टहल करने, या कहिए उनके अत्याचारों को सहन करना ही अपना भाग्य मानते थे। यानी उनके भाग्य में लिखा था अत्याचारों को सहन करना। किनके भाग्य में? निम्न जातियों के भाग्य में लिखा था। ये क्रम कब से चला ये तो मुझे पता नहीं, पर इतना तय है कि ये सब तभी से चला होगा जब इस गांव का जन्म हुआ होगा। यानी जन्मों जन्मों से इस तरह का अत्याचार, उत्पीड़न कायम था, ऐसा लेखक का मानना है। मैंने पहले ही कहा कि यह गांव की कहानी और इसमें कोई पात्र नहीं है, पर जो लोग इस कहानी में विद्यमान है उन्हें इस गांव का कैसे कहूं? वैसे वे लोग इस गांव के हिस्से भर हैं। लेखक क्या कहता है? वे गांव के हिस्से भर है। रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, यानी ये सब जगह होता है। ठाकुरों की दबंगई आज भी सब जगह कायम है। निम्न जाति के लोग आज भी ठाकुर ब्राह्मणों की सेवा में ही अपना जीवन जीते हैं। पर ये नाटक नहीं है, कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आजादी मिलने के बाद शुरू हुई थी, और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटाक्षेप के। यानी ये जो नाटक चला, इस पर कभी पर्दा गिरता ही नहीं है, और ये नाटक न जाने कब तक चलता रहेगा। और जो आजादी के बाद जो लोकतंत्र का सपना था, वास्तव में वो कब साकार होगा और वास्तविक धरातल पर कब उतरेगा, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। अब देखिए, ये तो थी भूमिका। 5 शीर्षकों में मैंने आपको पहले बताया था कहानी है। पहला क्या है? प्रारंभ। देखिए प्रारंभ में क्या कहता है लेखक। तो हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही रामनेर गांव भी आजाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना होने लगी थी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई थी। तो पहला काम क्या हुआ आजादी के बाद? गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई थी। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर थोरक के स्कूल में जाना पड़ता था। यानी इससे प्राथमिक पाठशाला से पहले बच्चे कहाँ जाते थे? यह सवाल आ सकता है। 3 कोस दूर थोरक के स्कूल में जाना होता था। एक अदद डाक खाना भी गांव में खुल गया। सबसे पहले क्या खुला? प्राथमिक पाठशाला। उसके बाद क्या खुला? एक बड़ा डाक खाना। मोरूसी किसान लगान का 10 गुना जमा कराकर जमीन के मालिक बन गए थे। कौन बन गए थे? मोरूसी किसान। कितना? लगान का 10 गुना जमा कर जमीन के मालिक बन गए थे। अब तक वे जमींदार की जमीन के काश्तकार भर थे, उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, इसलिए जमींदार उन्हें चाहे जब बेदखल कर देता था। गांव का मुखिया परिवार ही जमींदार था। गांव का मुखिया परिवार जो था वो कौन सा? ठाकुरों में था। पर अब 10 गुना जमा के बाद सारे किसान जमीन के स्वामी बन गए। जमा करने के बाद होगा, यहाँ पर ध्यान देना, जमा करने के बाद
जमा करने के बाद इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। जमा करने, ठीक है, जमा करने के बाद सारे किसान जमीनों के स्वामी बन गए थे। गांव में चकबंदी गई और किसानों के बिखरे खेत अब चक्कों में बदल गए, यानी चकबंदी खेतों का जो बंटवारा होता था, चकबंदी गई और किसानों के बिखरे खेत अब चक्कों में बदल गए, यानी अलग अलग हिस्सों में बंट गए थे, उनको मालिकाना हक मिल गया था, गांव में आ गई और खेतों की सिंचाई ट्यूबवेलों से भी होने लगी थी। देखिए, इस सब के साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया था। गांव में क्या आ गया था? प्रजातंत्र भी आ गया था, क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। प्रजातंत्र का मतलब यहाँ लोगों को वोट देने के अधिकार से लिया गया है। अब दिल्ली और लखनऊ तक सत्ताओं को चुनने में इस गांव के लोगों की भागीदारी हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने में और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना हो गई। किसकी? ग्राम पंचायत न्याय पंचायत की स्थापना होगी। इसका निर्माण भी चुनाव द्वारा ही होने लगा। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर बढ़ने लगा था। आजादी मिलने के बाद जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर रामनेर का मुखिया सारे बदलाव को समझ रहा था। ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले उसने गांव के सभी प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने सीधा सवाल रख दिया, भाइयों बोलो, तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। क्योंकि वो जानता था कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। ऐसी स्थिति में इस तरह से पासा फेंकता है कि बाकी वाले लोग शांत हो जाए और उसे ही निर्विरोध चुन लिया जाए, तो मिलजुल कर चुन लिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। इस सवाल का जवाब लेकर गांव वाले मुखिया के पास नहीं आए थे। उनके लिए तो ये पहला ही नहीं, अजीब सब अनुभव था। फिर भी मुखिया के हम उम्र और मुंह लगे दोस्त सुमेरा पंडित ने देखा, यहाँ मुखिया का नाम नहीं आया। मुखिया कौन है? ध्यान देना, मुखिया कौन है कोई उल्लेख नहीं, लेकिन यहाँ यह ध्यान देना, मुखिया के हम उम्र और मुंह लगे दोस्त सुमेरा पंडित है। मुखिया का नाम कहानी के अंत में आता। 3 पीढ़ियों का उल्लेख हुआ क्योंकि प्रधानी उनके पास रहती है, लेकिन यहाँ मात्र मुखिया का नाम। अब जब उल्लेख अंत में आएगा तब हम आपको बताएंगे वो मुखिया का नाम आया है। और यहाँ किसका? मुखिया के हम उम्र और मुंह लगे दोस्त सुमेरा पंडित ने मौन तोड़ा। यहाँ आया पात्र का नाम, यहाँ टिक करते आ सकता है सुमेरा पंडित के संबंध में। वो क्या कहते? भाई मुखिया, हमारो तो ख्याल है कि ये प्रधानी ये तुम ही संभालो। देखिए वो क्या कहता है, ये प्रधानी तुम ही संभालो न भाई पंडित जी। अब अपने बुढ़ियात में ये झंझट मोल नहीं लेना चाहता, मुखिया ने स्पष्ट किया। सभा में खुसर फुसर सी हुई, यानी आपसी बातें हुई। आखिर सुमेरा पंडित ने घोषणा सी ही कर दी, तो मुखिया ऐसा करो कि या प्रधानी की पारी अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर दो, ये काम तो मुखिया तुम्हारे हाथन ते होनो। तो क्या कहा है? पहले कहा कि तुम ही प्रधानी अपने पास रखो, और मुखिया जब कहता है कि अब मुझसे ये काम नहीं संभलेगा, तो सुमेरा पंडित क्या कहता है? वो कहता है कि अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर दो, यानी मुखिया का जो बेटा है, कौन है? राम सिंह, उसके सिर पे प्रधानी धर दो, यानी उसे प्रधान बना दो। मैं कौन होता हूँ राम सिंह को प्रधान बनाने वाला? ये फैसला सारा गांव करेगा। कौन कहता? मुखिया। अब तो भैया चुनाव का मामला, तुम सब लोग जिसे चाहो अपना प्रधान बनाओ, मुखिया ने पूरी संजीदगी से कहा। सभा में फिर कानाफूसी हुई और कुछ क्षण बाद ही सुमेरा पंडित ने फिर घोषणा ही कर दी, मुखिया हम सबकी इच्छा है कि गांव की प्रधानी राम सिंह दई जाए। क्यों भाई, तुम सब लोग राजी होनी? सुमेरा ने सभा में सवाल उछाला। सबने सुमेरा की हाँ में हाँ मिला दी। किसी ओर से भी एतराज नहीं हुआ, पर मुखिया ने सबके सामने अपनी बात कही, देखो भाई, मेरी तो एक ही इच्छा कि प्रधान कोई भी बने, पर गांव में आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। देखिए मुखिया अच्छी तरह से जानता है कि लोकतंत्र आ गया है, और लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा
कुछ भी हो सकता है। वो कहता आपसी प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये शब्द लोकतंत्र की वजह से मुखिया के मुंह से निकलते हैं। तुम सब लोग राम सिंह को प्रधान बनाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, मुखियागिरी उनके पास पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन भाषा थोड़ी बदली, नहीं तो ये भाषा नहीं आती। पर मेरा इस मामले में किसी पर कोई दबाव नहीं है। मेरी तो एक ही कोशिश रहेगी कि इस मामले को लेकर गांव में किसी प्रकार का वेर विरोध न हो। और वाकई इस चुनाव को लेकर रामनेर में किसी प्रकार का वेर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव के दिन औपचारिक रूप से राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। देखिए, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि उसको निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। किसको? राम सिंह को। यह सवाल आ सकता है। सारे पंच भी मुखिया की इच्छा अनुसार निर्विरोध चुने गए। पंच भी क्या? निर्विरोध चुने गए। 2 चमारों को भी पंच चुना गया। देखिए, यहाँ फिर इसका उल्लेख है, इस कहानी में बार बार ये शब्द आया है। समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम था, पर पंचायत में बहुमत तो ब्राह्मण ठाकुर पंचों का ही था। पंचायत में बहुमत किसका था? उनका था। पर हुआ यह कि रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। देखिए, रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई। पहले तो राजतंत्र था ही, सामंतशाही थी, तब भी मुखिया ठाकुर थे। अब लोकतंत्र आया तो मुखिया की भाषा कुछ बदली, लेकिन प्रधानी अपने पास ही है, उनके बेटे राम सिंह के पास ही है। मुखिया ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिला स्तर निर्विरोध चुनाव कराने के कारण उनके गांव की बहुत प्रशंसा हुई। उनके गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। इस बात से रामनेर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह से मुखिया अपनी भाषा को बदलता है और ये भी कहता है कि निर्विरोध काम होने से हमारे गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। अब दूसरा शीर्षक देखिए, प्रयत्न। इसमें क्या प्रयत्न होते हैं? रामनेर गांव की आबादी में विचित्र किस्म का समीकरण था। क्या था? ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी बराबर बराबर थी, लेकिन चमारों की आबादी ब्राह्मण ठाकुरों की आबादी से कहीं ज्यादा थी। तो ध्यान देना, उनकी आबादी ब्राह्मण ठाकुरों को मिलाने के बाद भी ज्यादा थी। ब्राह्मण ठाकुरों की दोनों के बराबर बराबर थी। एक घर कोसियों का, एक और 2 घर भाटों के, एक घर नट का, तो एक घर भंगी का, यानी ये बहुत सीमित संख्या में थे। अगर इन सारी जातियों की आबादी भी ब्राह्मण ठाकुरों के साथ मिला दी जाए तो भी चमारों की आबादी ज्यादा बैठती थी। प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की वोट शक्ति गांव में सबसे ज्यादा थी। इस तथ्य की ओर चमारों का कभी ध्यान ही नहीं गया था। ध्यान देना, देखिए, प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से चमारों की वोट शक्ति गांव में सबसे ज्यादा थी। इस तथ्य की ओर चमारों का कभी ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ठाकुरों के सामने उनकी हैसियत टहलुआ से अधिक नहीं थी। टहलुआ क्या? सेवाचारी से अधिक नहीं थी। भले ही कई चमारों के पास न जमीन की कमी थी, न उनकी आर्थिक स्थिति की किसी तरह कमजोर थी, लेकिन वो सोच नहीं थी कि सत्ता पर हम काबिज हों। तो ऐसी स्थिति में वो वहीं थे, जबकि उनके पास बहुमत भी था। गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया। इस इमारत के नाम पर पंचायत के कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। पंचायत ने कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया। इसको सही करते, पंचायत ने ठीक है, पंचायत ने कच्ची ईंटों की कोठरी बनवा दी। कोठरी के आगे एक छप्पर डलवा दिया। उसके सामने की खाली जमीन के चारों मिट्टी की डोली घेर कर बाड़ा बना दिया गया, जिसमें गांव के बच्चे दिन भर हुड़दंग बचाते रहते थे। राम सिंह ने स्कूल में अपने गुरु दयाराम को नियुक्त करवा दिया था। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? राम सिंह ने उस प्राथमिक स्कूल में, पाठशाला में अपने गुरु दयाराम को नियुक्त करवा दिया था, जो स्कूल में अक्सर नहीं आता था। देखिए, राम सिंह की ठकुराई देखिए। प्राथमिक जो स्कूल खुलता है उसमें अपने ही गुर्गे को वो नियुक्त करवा देता है शिक्षक के रूप में। स्कूल की यही इमारत डाक खाने के काम भी आती थी और दयाराम ही मास्टरी के साथ साथ अस्थायी तौर पर डाक खाने का काम भी देखता था। किसका? मास्टरी के साथ साथ डाक खाने का काम कौन देखता था? राम सिंह का गुर्गा दयाराम। गुर्गा क्या होता है? उसके आगे पीछे रहने वाला, उसकी चापलूसी करने वाला, सेवा करने वाला।
जिसके एवज में उसे अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। यह व्यवस्था भी तो उसके लिए राम सिंह ने ही कराई थी। दयाराम स्वभाव से उद्दंड और छोटी छोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहता था और वह हर मसले पर प्रधान का साथ देता था। जिस दिन वो स्कूल आ जाता था, बच्चों की सामत आ जाती थी, वह उन्हें जमकर पीटता था और बच्चों के दिमाग में बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है। बच्चों के दिमाग में, देखिए, बच्चों के दिमाग में यह बिठाता था कि गुरु की चोट तो विद्या की पोट है, यानी विद्या की बुनियाद क्या है, गुरु की चोट है। ये सिखाता था, बिठाता था उनके दिमाग में। ये गांव के बच्चों का सौभाग्य था कि उन्हें ज्ञान की स्पोर्ट का स्वाद दयाराम के न आने के कारण कम ही चखना पड़ता था, क्योंकि वो आते ही सीधा मारता था। पर स्कूल ने गांव में ज्ञान का प्रसार नहीं के बराबर किया। रामनेर में पहला हादसा यह हो कि गांव के दो युवक बलवीर महेंद्र दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे थे। ये महत्वपूर्ण है। पहला हादसा क्या हुआ, दो युवक बलवीर और महेंद्र दोनों भाई दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगे थे। लेखक कह रहा है, मैंने टिक किया है, प्रश्न आ सकता है। गांव के कौन दो युवक दिल्ली में जाकर नौकरी करते हैं, बलवीर और महेंद्र। देखिए, यही यहाँ से मोड़ आता है। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ पढ़ लिख गए थे। गांव में उनके लिए सिवाय एक कच्चे मकान के कुछ भी नहीं था। जाति से ब्राह्मण थे, पर उनका बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था, इसलिए गांव के मुखिया से उनकी कभी नहीं पटी। जाति से क्या थे, लेखक हेतु भारद्वाज ने बलवीर और महेंद्र को थोड़ा सा स्वाभिमान का जीवन जीने वाला बताया, लेकिन वो भी बताया जाति से कौन थे, ब्राह्मण थे, पर उनका बाप आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी था, इसलिए गांव के मुखिया से उनकी कभी नहीं पटी। ध्यान देना, गांव के मुखिया से ब्राह्मण हो, वो भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता था। जब तक मुखिया का विरोध भी करने लगा, मुखिया ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने उसे बेचारे की कोई मदद नहीं की। क्यों, पुलिस किसकी होती है, ठाकुर की होती है, मुखिया की होती है, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं करती है। उसने उच्च अधिकारियों तक खूब दौड़ धूप की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उसकी लाश गांव से थोड़ी दूरी पर बहने वाली नहर की पट्टी पर पाई गई। देखना क्या अंजाम हुआ इसका, बलवीर महेंद्र के पिता का ये अंजाम हुआ कि उसकी लाश जो है पाई जाती है, क्योंकि मुखिया का मुखर विरोध करता है। चर्चा तो ये रही कि वह दिशा मैदान के लिए गया था कि उसका हार्ट फेल हो गया। सब जानते थे कि उसे मुखिया के लोगों ने ही मारा था, पर इस बात को कहने वाला कोई नहीं था। बलवीर और महेंद्र अनाथ हो गए थे। उनकी माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। गांव में उनका कोई भाई था ही नहीं, इसलिए उनका मामा उन्हें दिल्ली लेवा ले गया था। ध्यान देना, बलवीर महेंद्र को उनका मामा दिल्ली लेवा ले गया, जिसने उन दोनों को सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर चिपका दिया था। यह सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है कि बलवीर महेंद्र को उनके मामा ने कहा नौकरी दिलवाई, दिल्ली में दिलवाई। क्या नौकरी दिलवाई, चपरासी उन्हें लगाया। वे दोनों गाहे बगाए गांव आते थे और अपने कच्चे मकान की मरम्मत करा जाते थे। इन दोनों के मन में मुखिया के प्रति गहरा आक्रोश था। तब इनकी समझ में यह भी आ गया था कि वह पूरे गांव का शोषण करता आ रहा है। अब आकर उनकी समझ में आ गया था कि ग्राम पंचायत के पहले चुनाव में राम सिंह का प्रधान चुना जाना आकस्मिक न होकर मुखिया की योजना का ही नतीजा था। ध्यान देना, इनकी समझ में आया, इनकी महेंद्र बलवीर की समझ में आ गया कि राम सिंह को प्रधान चुना जाना मुखिया की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने पंडित सुमेरा को तैयार कर रखा था कि मैं ये बात करूंगा और तू इस तरह से करना। क्योंकि लोकतंत्र की अहमियत मुखिया जानता था, इसलिए भाषा को थोड़ा बदलता है, लेकिन प्रधानी अपने बेटे राम सिंह के पास ही रहने रखता है। दिल्ली में रहते उनकी समझ में यह भी आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया परिवार को चुनौती दी जा सकती है। यह भी लेखक ने किसके माध्यम से बताया, उन ब्राह्मणों के माध्यम से, महेंद्र बलवीर के माध्यम से, कि गांव में सारे चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया परिवार को चुनौती दी जा सकती है, ऐसा उनके मन में आता है। वोटों का समीकरण ऐसा था कि सारे चमार मत एक व्यक्ति के पक्ष में पड़ जाएं तो उसकी जीत निश्चित है। वे दिल्ली में रहते हुए अपनी योजना पर विचार करते रहे और अगले चुनाव, पंचायत चुनाव में किसी चमार को प्रधान के पद का प्रत्याशी बनाने का सपना देखते रहे। उन्होंने दिल्ली में अपने आप
भी तय कर लिया था कि फगना को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाएंगे। किसको बनाएंगे? फगना को प्रधान पद का प्रत्याशी। यहां से टिक कर देता हूं, यह सवाल आएगा कि बलवीर महेंद्र किसको प्रधान पद का प्रत्याशी चुनते हैं? फगना को चुनते हैं। फगना थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। फगना क्या था? थोड़ा सा पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। दूसरे, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण चमारों पर उसका असर भी था, इसलिए सोचा कि इसको खड़ा करेंगे तो फगना के पक्ष में वोट आएंगे, चमारों पर इसका प्रभाव है। ग्राम पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई। ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा हुई तो बलवीर और महेंद्र गांव आए। उन्होंने अकेले में फगना से बात की। फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधानी का चुनाव आसानी से जीत सकते हो। आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों से किस मामले में कम हो, हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलवीर ने फगना को समझाया। देखिए, अब देखिए यहां से कहानी मोड़ लेती है। क्या मोड़ लेती है? बलवीर महेंद्र दिल्ली में बैठे बैठे योजना बनाते हैं कि अगले चुनाव में क्या किया जाए। उनको वहां समझ में आया कि राम सिंह को प्रधान बनाया जाना मुखिया की एक साजिश थी। अब वो कहते अगले लोकतंत्र में चुनाव होते, अगले चुनाव में हम इस तरह से किसी चमार को बना सकते क्योंकि चमारों के वोट अधिक है। ऐसी स्थिति में वो कल्पना करते फगना की, वो सोचते कि फगना को हम प्रधान बनाएंगे। तो ध्यान देना, ग्राम पंचायत के चुनाव की घोषणा तो बलवीर महेंद्र गांव आते हैं। कौन आते हैं? बलवीर महेंद्र। क्यों आते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रधानी जो है ठाकुरों के पास नहीं रहे। बलवीर महेंद्र के पिता को भी ठिकाने लगाया था मुखिया ने ही। उन्होंने अकेले से फगना से बात की। फगना, अगर तुम सारे चमारों को एक कर लो तो प्रधानी का चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों से किस मामले में कम हो, हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। बलवीर ने फगना को समझाया, देखो फगना, हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं, पर हम यह चाहते हैं कि बामन ठाकुरों को अपनी औकात का पता चल जाए। कौन कहते हैं? ये कहते हैं, बलवीर कहता है। कौन? महेंद्र का भाई। औकात का पता चल जाए। मुखिया जीते जी अपनी मौत देख ले। तुमसे यह छिपा नहीं है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता है और लाभ शोषण किसका करता है? तुम लोगों का करता है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता। महेंद्र ने बात आगे सरकाई। तो इस तरह से बातें होती रही। इस तरह से फगना को एक प्रेरित किया जाता चुनावों के लिए। फगना को लगा कि लोगों की बात में दम है। अब तो लड़ाई वोट की है। अगर सारे चमार एक हो जाते हैं तो राम सिंह को हराया जा सकता है। उसे लगा इस गणित से वह रामनेर का प्रधान बन सकता है। उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। उसने सारे चमारों को धीरे धीरे टटोला तो पाया कि चमारों में एक होकर चुनाव लड़ने का उत्साह है। मुखिया और राम सिंह के अत्याचार से बेजार है, परेशान है। बस सब चमारों ने मिलकर फगना को प्रधानी का चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया। बलवीर और महेंद्र तो उनके साथ थे ही। स्वयं फगना को लगा कि चमारों में एक नया जोश आ गया है और रामनेर की प्रधानी का सेहरा उसके सर बंधने में अब ज्यादा देर नहीं। उसको लगने लगा कि चमार जग गए हैं और प्रधानी हमें मिलने वाली है। जब मुखिया और ब्राह्मण ठाकुरों की इस योजना का पता चला तो उन्हें बलवीर और महेंद्र पर बड़ा गुस्सा आया। मुखिया ने दोनों को बुलवाया पर वे नहीं गए। आखिर मुखिया के साथ ब्राह्मण ठाकुरों के कुछ मोतबर लोग ही उनके पास आए। जो उनके चेले चपेटे थे वो आए। तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने पूछा। जुल्म को तो बाबा आप करते आ रहे हैं। हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके। बलवीर ने निर्भीक स्वर में कहा। यह सवाल आ सकता है, जुल्म तो बाबा आप करते हैं। यहां से आगे इतना ही आ सकता है कि हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके। ये किसने कहा? बलवीर ने निर्भीक होकर कहा। तो भैया ससुर चमार ने चांद पे बैठा रहे तो जुल्म बंद है जाएगो का। सुमेरा पंडित ने कहा। सुमेरा पंडित ने कहा कि किसी चमार को चांद पर बिठाओगे तो क्या जुल्म कम हो जाएंगे? जुल्म बदस्तूर ये जारी रहेंगे। चांद पर कौन किसे बिठाता, ये तो समानता का जमाना है ताऊ, महेंद्र ने सहज भाव से कहा। तो आगो चमारन में मिल जाओ। सुमेरा गुस्से में था।
देखो ताऊ, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आज तक आपने हमारी क्या मदद की है, पर जो आपको ठीक लगे आप करो, जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। बलवीर ने साफ साफ कह दिया। मुखिया को उनसे यह उम्मीद नहीं थी। मुखिया ने यह सोचा था कि बलवीर महेंद्र ब्राह्मण है, आखिर में हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने टक्का सा जवाब दे दिया। मैं बताऊं हमें क्या ठीक लगता है, मास्टर दयाराम ने तेज में आकर कहा। पर राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था। देखिए ध्यान देना, राम सिंह इस नाजुक स्थिति को समझ रहा था। यानी लोकतंत्र में इस तरह से बोलना भी ठीक नहीं है, ऐसा लेखक बताना चाहता है। इसलिए उसने दयाराम को चुप कर दिया। इस तरह से नहीं चलेगा, हमें प्रधानी हमारे पास रखनी तो थोड़ा भाषा को बदलना होगा। राम सिंह बहुत विनम्र होकर बोला, यार तुम लोग गांव में फाक क्यों डाल रहे हो, यानी इस तरह का क्यों वातावरण बना रहे हो, तुम ये आग मत लगाओ वरना चमारों की क्या हिम्मत है। इस तरह से उसने चेताया। हम लोग उनमें हिम्मत ही तो पैदा करना चाहते हैं ताकि वे आप लोगों के न्याय का मुंह तोड़ उत्तर दे सके। महेंद्र भी अकड़ गए, पर उसकी जरूरत क्या है, मैं तुम लोगों से कोई बाहर हूं क्या, मैंने तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया है क्या। राम सिंह का स्वर अभी भी सदा हुआ था, कोई काम हो तो बताओ, कहो तो एक प्लाट अलाट कर दूं। कौन कहता है, राम सिंह कहता है। किससे कहता है, महेंद्र बलवीर से कहता है। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, दोनों ने टक्का सा जवाब दे दिया। ये महत्वपूर्ण है। वो इस तरह से बरगलाने का काम करता है, लेकिन वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम भी देखते हैं तुम गांव में कैसे रहते हो। दयाराम ने धमकी दी, पर मुखिया और राम सिंह दोनों ही शांत थे। धमकी कौन देता है, उनका गुर्गा देता है। दयाराम कौन है, राम सिंह का गुर्गा है, स्कूल में मास्टर लगाया है। लेकिन मुखिया राम सिंह दोनों शांत है। वे किसी तरह का झगड़ा इस स्तर पर करना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि थोड़ा झगड़ा बढ़ा तो लोग विरोध करेंगे। ब्राह्मण ठाकुरों ने बलवीर महेंद्र को खूब धमकाया, समझाया और लालच भी दिए, पर वे दोनों न तो धमकियों से डरे न किसी लालच में फंसे। अंत में मुखिया ने गंभीर होकर कहा, भाई तुम लोग हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है, वरना सुन लो, चुनाव तो राम सिंह जीतेगा। फिर बाबा हमसे बात ही क्यों करते हैं, महेंद्र ने जैसे ललकारा हो। लालैया भैया का तुम बामन के बेटा हो, उन्हें तुम जैसे टका में 50 मिले हैं। पृथ्वी सिंह ने चीख कर कहा, तो ये भी क्या है, ठाकुर का ही आदमी है, ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा, कहकर बलवीर हंस पड़ा। तो लिख ले मामा, प्रधान तो या गांव का राम सिंह ही बनेगो। बन्नी ठाकुर बुरी तरह बिफर पड़ा। तो कौन, वो बन्नी ठाकुर बिफर पड़ता है कि वो राम सिंह ही बनेगा। तुम पर बने सो कलीजो, हम तो अपनो मान के समझा रहे हैं, वो ससुर पिन पिना रहे हैं। 4 आंख कहा पढ़ी लिए, आपे से कलेक्टर समझन लगे। ठीक है, ये बनी सिंह बिफर पड़ता है। वो क्या कहता है कि 4 अक्षर क्या पढ़े, 4 अक्षर क्या पढ़े, कलेक्टर ई समझने लगे, यानी कलेक्टर समझने लगे स्वयं को। प्रधान जी कहो तो इन दोनों में चुनाव का नतीजा हम अब ही बताए दे। दयाराम ने पूरा जोर देकर कहा, पर मुखिया ने सबकी चुपचाप चल देने के लिए कह दिया। सब उठकर चले गए। ठीक है, सबको चुपचाप चलने के लिए कह दिया। किनको, सबको। तो यहाँ सबको होगा। और उसके बाद देखिए, इस घटना से फगना जैसे चमारों में बलवीर और महेंद्र के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। चुनाव के प्रति लोगों का उत्साह हिलोरे लेने लगा। तो दूसरी ब्राह्मण ठाकुरों की तरफ से राम सिंह की उम्मीदवारी अपने आप ही पक्की हो गई। बलवीर और महेंद्र फगना को साथ लेकर चमारों को एकजुट करने में लग गए, पर यह काम बहुत सरल नहीं था। चमारों में भी 2 वर्ग थे। ध्यान देना, लेखक क्या कहता है, ऐसी स्थिति में निम्न जाति के लोगों में 2 वर्ग हो जाते हैं। देखिए उसमें स्थिति क्या थी, 2 वर्ग कौन से थे। पहले वर्ग में वे चमार थे जिनके पास अपनी जमीनें थी। ठीक है, जमीनें थी और वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। वे ब्राह्मण ठाकुरों के बराबर के काश्तकार थे। जबकि दूसरे वर्ग में वे चमार आते थे जिनका पैसा मजदूरी था। भूमि होने के कारण वे लोग संपन्न ब्राह्मण ठाकुरों के खेतों पर मजदूरी कर पेट पालते थे। इस वर्ग के चमार रोजी रोटी के लिए ब्राह्मण ठाकुरों पर आश्रित थे। यानी एक वे थे जिनके पास कुछ था, आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे। दूसरे वे थे जो ठाकुर ब्राह्मणों पर निर्भर थे।
मुखिया ने तबके के चमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया, धमकाया, मजदूरी न देने की चेतावनी दी। मुखिया के साथ ने ब्राह्मण ठाकुरों ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर राम सिंह को वोट न दिए तो उन्हें घास खोदने तक के लिए खेतों में नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर कहीं राम सिंह चुनाव में हार गया तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। ये आधारहीन लोग डर के मारे सहम गए। इनके प्रतिनिधि के रूप में बदले ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुखिया जी, हम तो तुम लोगन की दही रोटी खाएं पर रहनी ता हमें चमारण में ही है। हम वोट तो प्रधान जी ईद दे देंगे पर हमें चुप ही रहने दो। मुखिया ने लोगों की इस मजबूरी को समझता था, इसलिए उसने उन्हें आश्वस्त किया, हमें तो तुम्हारे वोटों से मतलब है। तुम तो चमारों को यह भी जाहिर न होने दो कि तुम लोग हमारे साथ हो, पर ध्यान रखना कि अगर दगा की तो उसका नतीजा बुरा होगा। इस तरह की धमकी दी गई। ऐसे लोग वास्तव में धमकियों से डरते हैं क्योंकि उनके लिए रोजी रोटी की समस्या होती है, स्वाभिमान उनका जगा हुआ होता ही नहीं है। मुखिया जी, तुम निशा खातर रहो, कोई दगा नहीं होएगा। बदले ने कहा, वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में फगना के साथ रहे। ध्यान देना, वो क्या कहता है, वो निश्चित रहना। बदले ने कहा, वाकई इस वर्ग के लोग दिखावे में फगना के साथ रहे। ऐसे निम्न जाति के लोग होते हैं जो दिखावे में तो उनके साथ रहते हैं, जो कुछ स्वाभिमान का अगर दलित है तो, लेकिन वास्तव में ऐसे ठाकुरों के, सामंतों के अधीन वो रहते क्योंकि उनका स्वाभिमान जगा हुआ नहीं होता है। बीच बीच में हर ज्ञान जरूर ऐसे लोगों को मजाक मजाक में कुरे देता था, कहीं धोखा मत देना जइयो ससुर जात को सवाल है। ये लोग भीतर से डर जाते पर जाहिर तौर पर अकड़ कर देते। हम बामन ठकुरन की दई बेजर खाए का तो जाति के संग दगा करिए। चुनाव का दिन तनाव का दिन था, चमारों में पूरा जोश था। बलवीर महेंद्र उनके हीरो थे। चुनाव हो गया, मतगणना तो राम सिंह ने फगना को काफी मतों से पराजित किया। ध्यान देना, बलवीर महेंद्र ने जिस फगना को सोचकर खड़ा किया था और यहाँ चुनावों में फगना को राम सिंह ने मात दे दी। कैसे? उन चमारों के वोटों को धमका कर हथिया लिया था। जाहिर था कि सारे चमारों को वोट फगना को नहीं मिले। फगना बहुत निराश हुआ, पर उससे ज्यादा निराश बलवीर महेंद्र हुए। वे कर भी क्या सकते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को मुखिया ने बलवीर महेंद्र को अपने पास बुलाया। पराजय ने दोनों को झकझोर दिया था, इसलिए वे दोनों मुखिया के पास चले भी गई। मुखिया ने उन्हें संजीदगी के साथ समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने कोशिश कर ली और नतीजा देख लिया। तुमसे यही कहना है कि समझदारी से काम लो। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। राम सिंह के चेहरे पर विजय का उल्लास झलक रहा था। कर लिया सारे चमारों को एक, अब बैठो उन्हीं की गोद में। इस तरह से उन्हें ताने दिए। बलवीर महेंद्र अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कमबख्त चमारों ने ही इन्हें धोखा दिया। वे कुछ बिका पाने लायक नहीं रहे। फिर भी महेंद्र हिम्मत बांधकर बोला, हम लोग अभी निराश नहीं हुए। ये कोई आखिरी चुनाव तो नहीं है। कौन कहता है? महेंद्र कहता है। वो कहता है, हम लोग निराश नहीं हुए हैं, ये कोई आखिरी चुनाव नहीं है। तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव भी समझो। दयाराम ने उन्हें धमकाया। ये तो वक्त ही बताएगा। चलते चलते महेंद्र खा गया। वह भी अब दूर नहीं है। दयाराम जोर से हंस पड़ा। रात को फगना बलवीर महेंद्र के पास आया। वह तो जैसे ही टूट गया था, पर दोनों भाइयों ने उसे धीरज बंधाया। बलवीर ने जैसे उसे गुरु ज्ञान दिया। यह तो होना ही था। फगना तुम्हारे आदमियों की भी बरी थी, तभी वे तुम्हारे खिलाफ गए। पर दुखी मत, तो हिम्मत मत हारो। यहाँ क्या होगा? हिम्मत मत हारो। वो कहते हैं हिम्मत। हमारा काम तो अन्याय से लड़ते रहने का है। हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। यह तो शुरुआत हुई है। यह मत सोचना कि वे जीत गए हैं। वे सुरक्षित है। वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी। उन्हें भी लग गया है कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हारा काम तो अब यही है कि सब कुछ भूलकर अगले चुनाव तक चमारों को संगठित करो, उनमें और आत्मविश्वास पैदा करो। अगले चुनाव में हम जरूर जीतेंगे, ऐसा जो है वो भरोसा देते हैं। पर उसी रात बलवीर महेंद्र कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। देखिए, चुनावों के बाद क्या होता है, वो विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ बलवीर महेंद्र को बुरी तरह पीटा जाता। सुबह दोनों उठ भी नहीं सके। फगना और कुछ चमारों ने बैलगाड़ी में डालकर जेवर ले गए। जेवर क्या? जेवर थाना है, जगह है। वे लोग थाने में गए, पर थानेदार ने कहा कि मारपीट की साधारण सी वारदात की क्या रिपोर्ट लिखी जाए। उसने न केवल रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, बल्कि लोगों को धमकाया भी। क्योंकि वो किसका था? थाना। थानेदार किसका था? मुखिया का। जब मुखिया का थानेदार था तो रिपोर्ट कौन लिखता? तो रिपोर्ट लिखने के बजाय धमका दिया गया। ये भारतीय पुलिस थानों की स्थिति है।
वे लोग जेवर में मरहम पट्टी करार दवा लेकर वहीं से दिल्ली चले गए। काफी दिनों तक तो बलवीर और महेंद्र ने गांव की मुंह भी नहीं किया, पर इस चुनाव ने रामनेर में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए। ध्यान देना, इस चुनाव ने नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो, यानी इनमें ब्राह्मणवाद आ गया। ठाकुर और ठाकुर हो गए। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उनको लगने लगा कि अगर इस तरह से निम्न जातियां, दलित वर्ग के लोग जगने लगेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनकी लोकतंत्र में बहुमत में जीत हो सकती है। उधर चमार भी और अधिक चमार हो गए। उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। समतावादी समाज की रामनेर बढ़ने लगा था। लेखक क्या क्यों कहता है, क्योंकि इस तरह से जातीय वैमनस्यता उनमें और बढ़ गई थी। अब इसके बाद में देखिए तीसरा शीर्षक क्या, प्रत्याशा। विधान में प्रावधान रखा गया कि पंचायत के चुनाव हर 3 साल बाद हो, पर इस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधा अनुसार होने लगा। विधान यह भी कहता है कि जब तक नया चुनाव न हो तब तक पुराना प्रधान ही अपने पद पर कार्य करता रहे। रामनेर का प्रधान राम सिंह ही बना हुआ था। देखिए विधान था 3 साल में चुनाव, पर इस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधा अनुसार होने लगा था, क्योंकि उनका आदमी है तो वो चलता रहता था। और उसके बाद देखिए रामनेर का प्रधान राम सिंह ही बना हुआ था। इस बार तो चुनाव 7 साल तक नहीं हुए। ये आ सकता है यहाँ लगातार 7 साल तक। एक बार राम सिंह निर्विरोध बनता है, दूसरी बार फगना को पराजित करके बनता है। सरकार के पास कभी सूखा का तो कभी बाढ़ का बहाना होता और चुनाव टलते रहे। इन सालों में राम सिंह ने अपने परिवार की आर्थिक हालत में इजाफा कर लिया। गांव में जो भी विकास कार्य होता उसमें राम सिंह का हिस्सा जरूर होता। मास्टर दयाराम जिसे लोग उसकी मेहरबानी से संपन्न होने के साथ साथ उदंड भी होते गए। प्रधान राम सिंह के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जिनसे लोग डरने लगे। राम सिंह का विरोध करने की हिम्मत लोगों में बराबर कम होती गई। राम सिंह ठाकुरों से ज्यादा ध्यान ब्राह्मणों का रखता, सो ठाकुरों को भी सारे लाभ मिल रहे थे। वे लोग चमारों को उपेक्षित करे थे, इसलिए चमारों में विद्रोह की भावना तीव्र होती जा रही थी। क्योंकि उनकी जितनी उपेक्षा होती जा रही थी उनमें उतना ही विद्रोह पनप रहा था। मजदूर चमारों ने भी अपने आप को ब्राह्मण ठाकुरों के शिकंजे से मुक्त कर लिया था, क्योंकि राम सिंह और उसके गुंडे उन पर भी रहम नहीं करते थे। इनमें से कुछ बाहर जाकर मजदूरी करने लगे थे तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख नौकरी करने लगे। संपन्न चमारों ने भी इन मजदूरों को सहारा दिया। फगना सारे चमारों को संगठित करने का निरंतर प्रयास करता रहा और उसे काफी सफलता भी मिली। कोई बात होती तो सारे चमार एक होकर ब्राह्मण ठाकुरों के सामने खड़े होते। वे ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन के आतंक से मुक्त हो गए थे और राम सिंह के लोगों में भी ये बात फैलने लगी कि चमारों से बचकर ही चला जाए। पर पंचायत में बहुमत अभी भी राम सिंह का था और उसके पास पशु बल की कमी नहीं थी। ध्यान देना, ऐसे लोग पशु बल का सहारा लेते हैं और वह और निरंकुश हो गया था। उसके संगी साथी गुंडे नहीं थे, गुंडे ही थे। ध्यान देना, क्या थे उसके संगी साथी, वास्तव में क्या थे, गुंडे ही थे। इस बीच मुखिया का देहांत हो गया, इसलिए राम सिंह पूरी तरह मुक्त हो गया। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, मुखिया का देहांत हो जाता है। मुखिया का नाम अभी तक लेखक ने नहीं बताया है। इस सबके बावजूद चमार राम सिंह के गिरोह का हर मामले मुकाबला करने लगे थे और वे उसका खुलकर विरोध करते थे। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर के लिए किसी चमार को हाथ लगाना सरल नहीं हो गया था। ध्यान देना, यहाँ आकर के क्या करते हैं, चमार कुछ जगने लगते हैं और अब ब्राह्मणों ठाकुरों की हिम्मत नहीं होती है कि उनको हाथ लगाए। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता चमारों को हुई। उन्हें फिर बलवीर और महेंद्र की याद आई। फगना स्वयं उनके पास दिल्ली गया। फगना के आने से उन्हें प्रसन्नता हुई, पर कहा कि चुनाव से एक दिन पहले वे गांव आ जाएंगे और वोट भी उसे ही देंगे, क्योंकि उनके साथ बुरी मारपीट हुई थी, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे थे। पर फगना ने उनसे प्रार्थना की, भैया यह राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम्हें आकर पार लगाओ, अब की बेर पहले जैसा धोखा नहीं होगा। ये कौन कहता है, फगना कहता है। इनको कहता है, बलवीर महेंद्र को कहता है। पर दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पिछली बार मार भी याद थी। फगना ने दोनों को आश्वस्त किया तो लोगों ने चुनाव से 1 सप्ताह पूर्व गांव पहुंचने का वायदा किया और वे दोनों चुनाव से 1 सप्ताह पहले रामनेर पहुंच भी गए। फगना का आश्वस्त होना गलत नहीं था। बलवीर महेंद्र ने देखा इस बार चमारों में एक नया जोश था और वे एक होकर फगना का साथ देने की सौगंध ले चुके थे। इन लोगों ने इस बार राम सिंह को हटाने का संकल्प कर लिया था और वित्तन मंथन से चुनाव ब्राह्मण ठाकुरों के सामने थे। ब्राह्मण ठाकुरों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब चमारों को डरा धमका कर उनसे वोट नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वे अब जग गए थे। देखिए
तो ध्यान देना यहाँ आ सकता है, चुनाव से 1 सप्ताह पूर्व गांव पहुंचने का वादा करता। कितने? 1 सप्ताह पहले, 1 दिन का कहते फिर 1 सप्ताह। फिर भी राम सिंह ने उनके रास्ते में बाधा डालना शुरू किया। फगना, बलवीर और महेंद्र के साथ वोटर लिस्ट लेने गया तो काफी तू मैं के बाद उन लोगों को वोटर लिस्ट की प्रति मिल पाई, क्योंकि सारा सरकारी अमला तो राम सिंह के साथ था। ध्यान देना, सामंत लोगों के साथ होता है सरकारी अमला, गांवों में यही स्थिति है। पर वोटर लिस्ट देखकर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि उनमें बलवीर और महेंद्र के नाम गायब थे। देखिए, बलवीर, महेंद्र के नाम हटा दिए गए। उन सभी चमारों के नाम उस लिस्ट में नहीं थे जो बाहर नौकरी कर रहे थे, जबकि ब्राह्मण ठाकुर में से किसी का नाम नहीं कटा था। फगना और बलवीर बीडीओ के पास गए, पर बीडीओ ने टक्का सा जवाब दे दिया। अब क्या हो सकता है? एतराज तो पहले करना चाहिए बीडीओ ठाकुर का, बीडीओ मुखिया का। वे लोग वोटर लिस्ट लेकर गांव आए और वोटों का गणित फैलाकर देखा तो पाया कि चमारों के वोट अब भी और जातियों के वोटों से ज्यादा थे। इसलिए वे आश्वस्त हो गए कि वे वोटों के आधार पर ही जीत सकते हैं। बलवीर महेंद्र तो अब जैसे बेकार हो गए थे। वे वोटर लिस्ट लाने के बाद एक दिन जेवर गए थे और जब लौटे तो पाया कि उनका कच्चा मकान भी गिरा दिया गया। ध्यान देना, वोटर लिस्ट से नाम हटाया, कच्चा मकान भी गिरा दिया। किसका? बलवीर महेंद्र का। यह उनके लिए जैसे एक चेतावनी थी। उन्हें लगा कि उनके साथ गांव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे एक सुबह चुपचाप गांव से खिसक गए। पर चमारों के हौसले बुलंद थे, वे मरने मारने पर उतारू थे। नौकरी करने वाले चमार भी चुनाव से पहले ही गांव आ गए थे। यद्यपि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। तो ध्यान देना, यहाँ क्या गांव से उनको खिसकते हुए बताया है, तो ये उनकी एक प्रकार से यहाँ पराजय बताई है। उसके बाद देखिए अब क्या है, उनके नाम वोटर लिस्ट में गायब थे, पर जो उसका ठिकाना नहीं था, वैसे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। गांव में तनाव का वातावरण बरपा हो गया था, पर दोनों ही पक्ष चुनाव से पूर्व किसी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करते रहे। चमारों की एकता देखकर ब्राह्मण ठाकुर डर गए थे। ध्यान देना, एकता में, संगठन में शक्ति होती। चमारों की एकता देखकर ब्राह्मण ठाकुर डर गए थे। कौन कह रहा है? लेखक हेतु भारद्वाज कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके पक्ष में लच्छी जैसे इक्का दुक्का चमारी रह गए थे। लच्छी कौन है? उनका पिट्ठू है। लच्छी जैसे पिट्ठू ही ऐसा करते हैं। और जो लोग उनके कर्जदार थे, उनका आर्थिक आधार बहुत कमजोर था, पर उनकी भी क्या वक्त पर ये भी धोखा दे जाए, कोई भरोसा नहीं था। चुनाव से यहाँ सवाल आ सकता है। चुनाव से 2 दिन पूर्व चुनाव पार्टी गांव में आ गई। यह प्राइमरी स्कूल में ठहरी। यह इत्तेफाक था रहा कि पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी ठाकुर था। देखिए, पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी ठाकुर, पटवारी, ग्राम सेवक और मास्टर दयाराम ने उसे गांव की स्थिति अवगत करा दिया। इन तीनों ने चुनाव अधिकारी कौन है? यहाँ सवाल आ सकता है। चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह से आग्रह किया कि वे राम सिंह की मदद करें। जब उन्हें रणवीर सिंह पर कुछ भरोसा सा हुआ तो वे उसे राम सिंह से मिलाने उसके पास ले गए। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर आमंत्रित किया, पर रणवीर सिंह को तो खाना खिलाने अपने घर ले गए और बाकी लोगों के लिए खाना स्कूल में ही भेज दिया। घर पर राम सिंह के साथ रणवीर सिंह का पीना पिलाना हुआ। जब वे लोग काफी पी चुके तो राम सिंह ने कहा कि सिंह साहब, जैसे भी हो चुनाव में जीत मेरी होनी चाहिए, वरना हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इन चिमटों के सामने निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ लेखक ने किया है। और दुर्गत ये कि ये कहानी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, लेकिन विडंबना यह इसलिए है कि ऐसी स्थितियां आज भी बनी हुई है। पहले तो रणवीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर राम सिंह की शिक्षा भी कच्ची नहीं थी। देखिए, राम सिंह की शिक्षा भी कच्ची नहीं थी। आप जो भी चाहेंगे हुक्म पूरा कर दूंगा, पर जीत मेरी होनी चाहिए, कहकर राम सिंह ने नोटों की एक गड्डी, ध्यान देना, क्या नोटों की एक गड्डी रणवीर सिंह की जेब में सरका दी। अभी ये रखें और चुनाव के बाद ये तो आपके लिए, पार्टी के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगा, राम सिंह ने धीरे से कहा। तो कितना भ्रष्टाचार कायम है वो भी इस कहानी में सामने आ जाता है। रणवीर सिंह पर अब तक नशा तारी हो चुका था, शराब का भी और पैसों का भी। जब तक ठाकुरों की इज्जत की ही है तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी, आप ही प्रधान बनेंगे, बस तो तरकीब हम बताएं वह कर देना, फिर पता ही पता है। रणवीर सिंह ने अकेले में सारी योजना राम सिंह को समझा दी। योजना बड़ी कारगर थी, राम सिंह आश्वस्त हो गया था। चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव पेटी को सील कर दिया गया। दोनों उम्मीदवार, उनके एजेंटों को हस्ताक्षर कर लिए गए। राम सिंह का एजेंट था बन्नी। राम सिंह का एजेंट कौन था? बन्नी। फगना का इतवारी।
ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ से सवाल आ सकता है। पोलिंग बूथ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी पर अभी कोई वोटर नहीं आया था। राम सिंह और फगना बाहर चले गए। बनी ने इतवारी से कहा, चल रही इतवारी चाय पी आए, अब अभी कौन ससुर वोटर आए रहे हैं। इतवारी कुछ भी नहीं समझा और बन्नी के साथ चाय पीने स्कूल के पीछे लगी दुकान पर चला गया। बन्नी दो सिपाहियों को साथ ले आया। बन्नी ने उन सबको चाय पिलाई और करीब 1 घंटे तक इतवारी को वहीं उलझाए रखा। तभी एक सिपाही उन दोनों सिपाही को बुलाने आया जो चाय पीने बन्नी के साथ गए थे। वे सभी पोलिंग स्टेशन लौटे तो वोटर आने लगे थे। सिपाही उन्होंने एक लाइन में खड़ा करना शुरू कर दिया। पोलिंग का काम जारी हो गया। तो इस तरह से बहला फुसला कर उसको इतवारी को वहां ले जाया जाता है। दोपहर के वक्त घर का कामकाज निपटाकर चमार महिला वोट डालने आई। उन्होंने नए कपड़े पहन रखे थे जिनसे उनका उत्साह प्रकट हो रहा था। यही नहीं, वे गीत गाती हुई पोलिंग बूथ तक आई थी। उनके हाथों में पर्चियां थी। देखिए, उत्साह था, गीत गाती पोलिंग बूथ तक आई थी, हाथों में पर्चियां थी। एक पंक्ति में खड़ी हो गई। सबसे आगे फगना की घरवाली झुमकी थी। फगना की घरवाली झुमकी, क्योंकि फगना खुद चुनाव लड़ रहा था मुखिया के खिलाफ। उसने अपनी पर्ची पोलिंग ऑफिसर को पकड़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने पर्ची पर नंबर पढ़कर वोटर लिस्ट पर नजर दौड़ाई तो पाया कि झुमकी तो पहले वो डाल चुकी। सिपाही ने झुमकी को एक और कर दिया। दूसरी औरत ने पर्ची आगे बढ़ा दी, लेकिन ऑफिसर ने वोटर लिस्ट देखकर कहा कि वह भी वोट डाल चुकी। करीब करीब सभी चमार महिलाओं के साथ यही हुआ। उनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। यह सुनकर फगना, इतवारी और अन्य चमार बिगड़ खड़े हुए। पोलिंग बूथ पर हल्ला बच गया। चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने खड़े होकर जोर से कहा, आप लोग हमारे हाथ में बाधा डाल रहे हैं, काम में बाधा डाले हैं, मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किस तरह से पोलिंग पार्टी को राम सिंह वोटों से खरीद लेता, नोटों से खरीद लेता है, और जब अपना कर लेता है तो वो किस तरह से उनके साथ कुठाराघात करते हैं, उनके साथ छल करते हैं और उनके वोट पहले ही ले लिए जाते हैं। यानी उनका जो एजेंट होता है इतवारी, उसको बैला फुसला कर बन्नी चाय पिलाने ले जाता है। इतने में वोट डलवा दिए जाते हैं उन महिलाओं के। जब महिलाएं आती तो उनके नाम के आगे निशान होता है कि उनका वोट हो चुका है। पहले तो फर्जी वोट डरवाए दे और कार्रवाई और करोगे वारे राज के रखबारे सब गड़बड़ तुमने करवाई, ये फगना ने गर्ज कर कहा। कौन कहता है ऐसा? फगनान कहता है। जबान संभाल कर बोल वरना अंदर करवा दूंगा, ज्यादा कानून मत छांट, रणवीर सिंह ने धमकाया उसको, फगना को। राज तो तुम्हारे बाप का है ना। ये कौन धमकाता है? रणवीर सिंह धमकाता है। राज तो तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवाए दोगे। इतवारी गुस्से में कांप रहा था। हमारे बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का तो है, करवा लो दूध बने। रणवीर सिंह ने ललकारा, जब औरतें वोट डालने आई तो तुम पोलिंग बूथ से क्यों चले गए? फगना की समझ में सारा खेल आ गया था। इतवारी इसलिए दुखी था कि वह बन्नी के साथ चाय पीने क्यों गया। फगना ने नरम होकर कहा, सिंह साहब, यो तो सरासर न्याय कि हमारी सब औरतन के वोट पहले ही पड़ी गई। ये देखना तो तुम्हारे एजेंट का काम था। हम तो किसी को जानते नहीं, किसी ने एतराज नहीं किया, हम वोट डालने से कैसे रोक सकते थे? रणवीर सिंह ने समझाने के स्वर में कहा, भाई हमारे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, कोई प्रधान बने हमारे क्या फर्क पड़ता, हम बेईमानी क्यों करने लगे? पर अब क्या हो सकता है? एक चमार युग तेज में बोला, देखो भैया, हमारे लिए तो राम सिंह और फगना दोनों बराबर है, किसी ने एतराज नहीं किया, हमने वोट डलवा दिए। अब तो दो ही तरीके, या तो टेंडर वोट डलवा दो, ठीक है, या हमारा काम जरूर बढ़ जाएगा। लोगों की खुशी के लिए हम टेंडर वोट, क्या चैलेंज वाले वोट होते हैं, उनको डलवाया जाता है। पर टेंडर वोट जाएंगे तब दोनों के वोटों में नहीं के बराबर अंतर हो, दोनों के वोट बराबर हो तो उनका महत्व होगा। दूसरा तरीका यह कि अगर तुम्हें लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो अदालत में चले जाओ। क्या कहता है वो? अदालत में चले जाओ, पर हमारा काम रोको मत। अब तक सारे ब्राह्मण ठाकुर चुप थे, उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं थी। चमार ही उत्तेजित होते रहे, पर हो हल्ले के बीच चुनाव संपन्न हो गया। रणवीर सिंह ने चमारों को धमकी दे दी कि वह उनकी रिपोर्ट करेगा कि फगना के लोगों ने चुनाव कार्य में बाधा डाली। उसकी योजना अनुसार सिपाही काफी सतर्क होकर काम कर रहे थे। चुनाव के बाद मतगणना भी हो गई, जिसमें चमार नहीं आए क्योंकि परिणाम तो उन्हें स्पष्ट हो चुका था। वे इस हेरा फेरी से खिन्न थे। फगना ने एक आदमी भेजकर जेवर से बीडीओ को भी बुलवा लिया, पर वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसने भी फगना को कोर्ट में जाने की सलाह दी। कौन? बीडीओ भी फगना को कोर्ट में जाने की सलाह देता है। राम सिंह को रामनेर का नया प्रधान घोषित कर दिया गया। उसने फगना को 100 के करीब मतों से हराया। कितने मतों से? 100 के लगभग मतों से हराया। तो राम सिंह फिर प्रधान बन गया। तो इस तरह से राम सिंह दूसरी बार प्रधान बन गया। देखिए,
फिर चौथा अध्याय जाता है नीताप्ति में, यानी शीर्षक में क्या है, लोगों की सलाह पर पगना ने चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ रिट दायर कर दी, पर मुकदमा जिस गति से चला उसका परिणाम अगले चुनावों तक घिसटता चला गया। ध्यान देना, होता ये भारतीय न्याय प्रणाली पर यहाँ लेखक कह रहा है कि चुनाव में छल करके वो जीत जाते हैं। जब निम्न जाति के लोग अदालत में जाते तो मुकदमा चलता रहता, तब तक अगले चुनाव आ जाते हैं। ये स्थिति है भारतीय न्यायपालिका की। हालत तो ये हो गई कि मुकदमे के फैसले में फगना की कोई रुचि नहीं रही। इस बीच वह चमारों को बराबर संगठित करता रहा और चमारों में ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही गया। अब कभी कभार परस्पर मारपीट भी होने लगी और चमार उसमें बराबरी के स्तर पर आ गए। इस स्थिति से ने ब्राह्मण ठाकुरों की साठगांठ को और मजबूत कर दिया। रामनेर में जातिगत समीकरणों ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। परस्पर घृणा निरंतर बढ़ती गई। इस तरह से वैमनस्यता बढ़ती गई। फगना ने धीरे धीरे केंद्र तक के हरिजन नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली। वह गांव में कभी किसी हरिजन नेता को ले आता तो कभी किसी हरिजन मंत्री को। फगना अपने नेताओं से राम सिंह के अत्याचारों की शिकायत करता कि ये नेता हरिजनों को संगठित होकर स्वर्णों का मुकाबला करने की प्रेरणा दे जाते और स्वर्णों के खिलाफ जहर उगलते। तो ध्यान देना, फगना जो है वहां पहुंच बना लेता है। उधर राम सिंह भी स्वर्ण नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को गांव में ले जाने लगा। वह अपने काल में हुए रामनेर में विकास कार्यों का बखान करता, स्थानीय अधिकारियों से अपनी तारीफ करवाता। आने वाले नेता, मंत्री, अफसर भी उसकी तारीफ कर जाते और गांव का विकास इसी तरह करने की प्रेरणा दे जाते। अब रामनेर का युद्ध साधारण युद्ध नहीं रह गया था। दोनों और गुंडों की तादाद बढ़ गई थी। अब देखिए, दोनों और गुंडे बढ़ गए थे। प्राइमरी स्कूल की इमारत में 2 पक्के कमरे बन गए थे। ठीक है, दयारा में प्रधानाध्यापक हो गया था और उसका सहायक एक अध्यापक और आ गया था जो राम सिंह का ही गुर्गा था, कृपा पात्र था। डाकखाना स्कूल में ही था और दयाराम भी उसका काम देखता था। गांव में पंचायत भवन बन गया था। वह एक प्रकार से राम सिंह के व्यक्तिगत काम का ही ज्यादा आता था। पंचायत भवन हमेशा प्रधान के जो प्रतिनिधि होती है उनके ही काम आते हैं, आम जनता के लिए नहीं। पंचायत के लिए खरीदा गया टीवी राम सिंह के घर की शोभा बढ़ाता था। देखिए विडम्बना, गांव के रास्ते हर साल पक्के होते थे और हर साल टूट जाते। देखिए, गांव के रास्ते, लेखक क्या कह रहे हैं, हेतु भारद्वाज कहते हैं कि गांव के रास्ते हर साल पक्के होते, हर साल टूट जाते थे। कागजों में रामनेर बराबर प्रगति कर रहा था और प्रगति पंचायत राज की देन मानी जाती थी। पंचायती राज में कितना भ्रष्टाचार है, लेखक यहाँ कहता है। ग्राम पंचायत का चुनाव फिर आ गया। राम सिंह जानता था कि अब चमारों से चुनाव जीतना सरल नहीं है। देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव फिर आ गया तीसरी बार। पुरानी पीढ़ी के लोग या तो मरखफ गए या उम्र के अपाहिज होकर गांव के लिए निरस्त हो गए। नई पीढ़ी में सत्ता लोलुपता, स्वार्थपरता ज्यादा बढ़ गई थी। राम सिंह की क्या कोई भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं चाहता था कि रामनेर का प्रधान कोई चमार बने, पर वोट की लड़ाई उनके लिए निरंतर कठिन होती जा रही थी। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। स्थिति वाकई कैसी थी? स्थिति वाकई बहुत कैसी थी? बहुत गंभीर थी। राम सिंह ने ब्राह्मण ठाकुर को इकट्ठा किया और चुनाव के बारे में बात की। अब चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? प्रधान तो तुम ही रहोगे, याम कहा विचार करनी है, भीमा ने एकदम कह दिया। ठीक है, ये कह दिया, किसने कहा? भीमा ने कह दिया कि प्रधान तो आप ही रहोगे, पर भाई अब ये चमार काबू में नहीं आएंगे, देख लो, सोच समझकर ही कोई रास्ता खोजना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि अब किसी और को ही उम्मीदवार बनाओ तो ठीक रहे, शायद चमार भी राजी हो जाए। राम सिंह ने प्रस्ताव रखा। अजीत तो अपने बेटा नाहर सिंह को प्रधानी के चुनाव में ठाड़ी कर दी। चन्नी ने जोश के साथ अपना, ऐसे लोग चापलूस लोग होते हैं, चन्नी ने जोश से अपना सुझाव रखा कि अपने बेटे को प्रधान बनाओ। पहले मुखिया प्रधान था ही, अब राम सिंह का बेटा कौन है? नाहर सिंह। यहां से सवाल आ सकता है, पर बात तो एक ही हुई, चमार बला नाहर सिंह के नाम पर कैसे राजी होंगे? मत हो, हम कोई और रास्ता देखेंगे। अब इन चमारन से डरते तो काम चलेगे ना। हल्लाल बोला, चुनाव में नाहर एक ठाडी करो, यानी नाहर कोई खड़ा करो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर देखना है कि चुनाव में जीता कैसे जाए। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। राम सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की। ध्यान देना, ये कथन किसका है? ऐसा आ सकता है, विकल्प में कोई भी पूछा जा सकता है, फगना हो सकता है, लेकिन ये कौन कहता है? राम सिंह कहता है।
अजी सब देख लीजिए, तुम तो नहारे तैयार करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगी ही। सुमेरा के पोते बिहारी ने समर्थन किया। देखिए बिहारी कौन है? उस सुमेरा का पोता है, पंडित सुमेरा का पोता। भाई वो तुम लोगों की आज्ञा थोड़े टाल सकता है, पर ब्राह्मण ठाकुर में से कोई और खड़ा होना चाहे तो तुम मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तन मन धन से उसको जिताने की कोशिश करूंगा, राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। पर सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि नाहर सिंह को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया जाए, पर इस बात को एकदम गोपनीय रखा जाए और नई रणनीति अपनाई जाए, चमारों को इसकी भनक भी न पड़े। और हुआ भी यही। ऐसी रणनीति पहले से बना दी और वास्तव में ऐसा ही होता है। राम सिंह ने पंचायत घर में रामनेर के सभी प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई। ब्राह्मण ठाकुर, उसमें बैठक में कौन कौन थे? ब्राह्मण ठाकुर, चमार, कोली, नटभंगी आदि। पहले तो इधर उधर की बातें होती रही। राम सिंह ने गंभीर होकर सदस्य और में सबको संबोधित किया। भाइयों, गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कौन कहता है? राम सिंह कहता है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब कोई रास्ता निकालो कि गांव में अमन चैन कायम हो। गांव को अमन चैन तो प्रधानी जी तुमने ही खो है। अब सब मिटियामेट का रास्ता हमसे पूछ रहे हो। फगना ने सीधा व्यंग्य किया। फगना ने कहा कि गांव को मटियामेट तुमने किया है और अब हमसे पूछ रहे हो। भाई फगना, हो सकता है गलतियां मुझसे ही हुई हूं। मैं आप सभी से अपनी भूलों के लिए माफी मांगता हूं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं प्रधान नहीं रहना चाहता। मैंने अपना आप सभी को इसलिए बुलाया कि प्रधान के टाटक मंडल को अब और किसी को दे दो, मुझे छुट्टी दो। यानी किस तरह से वो कहता है, यानी उसको पहले से पूरी योजना बनाई हुई है। उनके एक षड्यंत्र के तहत उनको बहकाव में रख करके भाई हम प्रधानी देना चाहते हैं। पर यह बारे में तुमने भी तो कछु सोचो होगी। चन्नी ने सवाल किया। मेरा सोचना तब यह है कि हम सब मिलकर प्रधान का चुनाव निर्विरोध करें। मेरी दिली इच्छा यह है कि इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने। कौन कहता है? राम सिंह कहता है। राम सिंह ने अविचल भाव से कहा। राम सिंह की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। चमारों के लिए राम सिंह का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था, इसलिए उनकी समझ में कुछ नहीं आया। ब्राह्मण ठाकुर भी एक बार की कुछ नहीं बोले, पर उसमें खुसर फुसर हुई, अंदर की अंदर बात हुई। ये मामलो इतना आसान नहीं प्रधान जी, या मामले पर अब अच्छी तरह से विचार कर लियो, हरलाल ने कहा। मैंने तो खूब सोच लिया, ये हरलाल ने कहा है। ठीक है, वो कहते मैंने खूब सोच लिया, गांव में तभी शांति जब कोई जाटो भाई प्रधान बने। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। तो ऐसा करो प्रधान जी, तुम्हें कई जाटो भैया को नाम ले दो, हम वाह्य गांव का प्रधान मान लेंगे। चन्नी ने प्रस्ताव रखा। ध्यान देना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कहते हैं कि नाम तुम ही लो। अब ऐसा है, आज की पंचायत राज चुनाव में जब गांव में ग्रामीणांचल में जब सीटें रिजर्व हो जाती है, तो वहां भी रिजर्व सीट है जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति की, लेकिन वहां नाम कौन लेता? वहां के ठाकुर लेते ना। भाई ना, मुझे अब इस झंझट से बिल्कुल अलग रखो। राम सिंह संजीदा बना रहा। जब तुम्हारी इच्छा ये है कि जाटव भाई गांव को प्रधान बने, तो तुम्हें की बताए दियो, यहाँ में कच्चा परेशानी। बिहारी लाल ने कहा। कौन है? सुमेरा का पोता है। तो भाई फगना तू बता, प्रधान जी का जाटव भाई ये प्रधान बनाए दे तो तुम्हें कोई एतराज है? चन्नी ने पूछा। दरअसल फगना की समझ में ये खेल आ ही नहीं रहा था, ये सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुम सब लोग जो कहो वही करने को तैयार हूं, पर सब राजी होंगे तभी मैं किसी का नाम लूंगा। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। कहो भाई फगना, तुम लोगों का क्या हुक्म है? हम भला हुक्म देने लायक कब ते हैं गए प्रधान जी, अभी सशंकित था। जब तक तुम लोग रजामंदी नहीं दोगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। फगना सोचता रह गया और उसके मुंह से अनायास से निकल गया, अगर काई चमारे प्रधान बनाए रहे हो तो मोए का ऐतराज है। फगना ने कह दिया, लो तो दियो तो ले दियो प्रधान जी, काई भैया को नाम धर दियो, काई के सिर पे प्रधानी की पाग, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे। बिहारी ने पूरे उत्साह से कहा। सब लोग इस बात पर सहमत हैं, मेरी बात गिरनी नहीं चाहिए। राम सिंह का स्वर बहुत संयत था। राम सिंह ने कहा कि जब सभी सहमत है तो मेरी बात रखना। चमारों को लगा कि जब प्रधानी का बस स्वतः उनकी ओर आ रहा है तो वे क्यों एतराज करे, इसलिए फगना ने उनकी तरफ से कह दिया, हमें मंजूर है। राम सिंह ने गला साफ किया, सोच लो फिर, मुझे दोष मत देना, मैं अपनी तरफ से जाटव भाई को प्रधान बना रहा हूँ। प्रधान जी यहाँ में और कच्चा का पूछनी है। फगना ने कहा, दई तुम तो नाम ले दो, हम का ये प्रधान मान लीजिए। भीमा को बहुत उतावली थी। सारे लोगों ने हाँ भर दी। तो सुनो, मैं तुम सब लोगों की तरफ से लच्छी राम को अपने गांव का प्रधान, किसको? लच्छी राम को अपने गांव का प्रधान नामजद करता हूं। राम सिंह ने घोषणा कर दिया। सवाल आ सकता है, क्योंकि लच्छी राम
राम सिंह का पिट्ठू है। उपस्थित लोगों में से ब्राह्मण ठाकुरों ने ताली बजाकर राम सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। चमारों की समझ में ये प्रस्ताव नहीं आया, पर इसके विरोध में भी वे क्या कहते, आखिर लच्छीराम चमार तो था ही। तब उठने लगे कि चन्नी ने जोर देकर कहा, अब तो राजी हो फगना प्रधान। लच्छीराम अब हमारे प्रधान हुए, पर न फगना और न अन्य चमारी ये समझ पाए कि राम सिंह ने लच्छीराम को इस पद के लिए क्यों चुना। उन्हें यह तो उम्मीद ही नहीं थी कि लच्छीराम का नाम भी लिया जा सकता है, पर उन्होंने सोचा चलो लच्छीराम ही सही, कोई चमार तो रामनेर का प्रधान बनेगा। सब उठकर अपने अपने घर चले। इस तरह से एक साजिश के तहत लच्छीराम का नाम लिया जाता है, क्योंकि लच्छीराम राम सिंह का पिट्ठू है। थोड़ी देर बाद हरज्ञान राम सिंह के पास आया और बोला, तुम खूब पेंट मारे हुए प्रधान जी, हमारी समझ में तुम्हारो सब खेल आए गए है। तुम काई चमारे प्रधान कैसे बन जाए दोगे? क्या बके, तुमने लच्छीराम का नाम ले लिया, अभी तुम्हें संतोष नहीं? हम थूक कर चाटने वाले नहीं। राम सिंह ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। हरज्ञान चुप रहा तो राम सिंह बोला, हमने भरी सभा में घोषणा कर दी, तुम्हें अभी शक है? ऐसी घोषणा ससुरी धरी या पा दें, होगी तो वही जा तुम चाहती हो। तुम जानो कैसा ससुर लच्छी चमारी प्रधान न बनने दिगे। हरज्ञान ने सही बात पकड़ ली, राम सिंह भी यही जानता था। ध्यान देना, हरज्ञान कह देता कि तुम लच्छीराम का नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि प्रधानी तुम्हारे पास ही बनी रहेगी। तो यह तो तुम लोगों की गलती होगी, हमने तो प्रधानी चमारों को दे दी। राम सिंह ने तीखेपन से कहा, चमार जाने और जाने उनका काम। हरज्ञान ठीक ही कहता था कि लच्छीराम को चमारी प्रधान नहीं बनने देंगे, क्योंकि चमारों ने उनकी स्थिति एक टहलुआ की थी। उनके पास न तो जमीन थी न जायदाद था। उसकी कैसी स्थिति थी? एक टहलुआ की थी। टहलुआ क्या है? सेवा भावी की थी, सेवाचारी की थी। उसके पास न तो जमीन थी न जायदाद। चमारों की हजामत बनाकर ठाकुरों की मजदूरी कर पेट पालता था। राम सिंह वह स्थायी करदार परम आज्ञाकारी था। लच्छीराम क्या था? राम सिंह का स्थायी करदार आज्ञाकारी। उसके प्रधान बनने का मतलब राम सिंह का ही प्रधान बनना था। इसलिए दूसरे दिन से उसकी उम्मीदवारी का विरोध चमारों ने शुरू कर दिया। विरोध का कारण यही था कि लच्छीराम पूरी तरह राम सिंह के हाथ की कठपुतली होगा, और ऐसी कठपुतलियां आज भी बनती है। राम सिंह ने लच्छीराम को बुलाया और उसे फुसलाया, देख लच्छी, हमने तो गांव का प्रधान मुझे बनाया है, तुझे बनाया, सुना है तेरे चमारी विरोध कर रहे हैं, पर तू उनसे डर कर बैठ मत जाना, मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। तू कहीं बैठ गया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। याद रखना, तो चमारों का नहीं, हमारा कैंडिडेट है। लच्छीराम गदगद हो गया, उसकी महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी। बेचिंत तो रहो प्रधान जी, जब तुम हमारे साथ हो तुमने कौन की चिंता है? मैं काई के डर से क्यों बैठूंगा? मैं काई ससुर तक कम हूँ का? मैं काई को दियो खाऊंगा? लच्छी पूरी जोश और तेज में था। उसे चमारों पर भी गुस्सा आ रहा था। उधर फगना वगैरह का कहना था कि टहलुआ को कैसे प्रधान बन जाने दें, यह तो राम सिंह की ही गुलामी करेगा। पहले तो चमारों ने लच्छीराम को समझाया कि वह प्रधान बनने का सपना छोड़ दे, ये राम सिंह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, पर लच्छी तो अपने आप को प्रधान ही समझने लगा था। राम सिंह ने उस पर नशा चढ़ा दिया था और वह हवा में उड़ने लगा था। बीच बीच में राम सिंह उसे बुलाकर आश्वस्त कर देता था। फगना वगैरह तो उसका प्रधान बनना कतई गवारा नहीं था। इसलिए दूसरा काम उन्होंने यह किया कि इतवारी को अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। ध्यान देना, दूसरा काम क्या किया? इतवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कितने? सभी ने मिलकर के। भूमिहीन मजदूर किसान जरूर लच्छीराम का समर्थन कर रहे थे, पर एक तो उनकी संख्या बहुत कम थी, दूसरे आर्थिक आधार कमजोर होने कारण इनकी आवाज में दम नहीं था। पर असल दुर्घटना यह हुई कि चुनाव से पहले ही चमार दो वर्गों में बंट गए, और राम सिंह का उद्देश्य यही था कि चुनाव से पहले चमार दो वर्गों में बंट जाए। उनमें से ही प्रधान पद के दो उम्मीदवार हो गए। लच्छीराम किसी भी कीमत पर चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं हुआ। राम सिंह ने उसे बराबर उकसाए रखा। और अंतिम शीर्षक है फलागम। देखिए, अब कहानी में कुछ नहीं रह जाता। चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन लच्छीराम और इतवारी ने पर्चे भरे। किसने भरे? लच्छीराम और इतवारी ने, दोनों चमार। चुपके से राम सिंह के बेटे नार सिंह का पर्चा भी भरवा दिया गया। राम सिंह के बेटे नार सिंह का पर्चा भी भरवाया गया। जब नाम वापस लेने का समय निकल गया तो चुनाव अधिकारी ने 3 उम्मीदवारों के नाम सूचना पट पर लगवा दिए, इतवारी लाल, नाहर सिंह और लच्छीराम। चमारों में बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उनका एक होना संभव नहीं था, इसलिए उनके मतों का समीकरण गड़बड़ा गया। चुनाव परिणाम कतई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि जो खेल खेला गया था
उसमें नाहर सिंह जीत सकता था और यही हुआ। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था, ऐसे चुनाव और भी होंगे। एक बार मारपीट होती है महेंद्र बलवीर के साथ, दूसरी बार एक बार निर्विरोध चुने जाते, दूसरी बार मारपीट करके उनको चुन लिया जाता है, और उसके बाद में तीसरी बार छल करके उनमें फूट डाल करके वही ठाकुर अपने पास रखते प्रधानी। लेकिन लेखक कहता है कि और यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था, और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आजादी से पहले केसर सिंह रामनेर का मुखिया था, ध्यान देना। कौन था? केसर सिंह रामनेर का मुखिया था। यहां से सवाल आ सकता है। आजादी के बाद उसका पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर का प्रधान चुना गया। पहले कौन था मुखिया? केसर सिंह। फिर कौन चुना गया? राम सिंह। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना, इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, तभी तो यह समाज बदलेगा। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद भी जो भारत के गांव है उनकी स्थिति आज भी वही है। वे ठाकुरों के और सामंतों के अधीन शोषण का जीवन जीते हैं। कुछ लोग जागृत होकर के सामने आने की स्थिति में होते हैं तो उनमें फूट डालने का ये ठाकुर काम करते हैं। देखिए इस कहानी में कुछ प्रश्न लिए हैं। बलवीर महेंद्र ने आगामी चुनाव में राम सिंह के खिलाफ किसे तैयार किया? ध्यान देना, राम सिंह के खिलाफ उन्होंने किसे तैयार किया था? राम सिंह के खिलाफ किसे तैयार किया? फगना को तैयार किया। इस कहानी में किस गांव की त्रासदी का वर्णन? इस कहानी में रामनेर गांव की त्रासदी का वर्णन है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? यह गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। राम सिंह ने अपने किस गुर्गे को स्कूल में मास्टर लगाया? ध्यान देना, राम सिंह ने किस गुर्गे को लगाया? दयाराम को लगाया था। किसने कहा हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं, यह कोई आखिरी चुनाव तो नहीं था? किसने कहा ऐसा? ऐसा कौन कहते हैं? महेंद्र कहता है। ठीक है। और कुछ प्रश्न और देखिए। राम सिंह ने चमारों की तरफ से प्रधान के उम्मीदवार के लिए किसका नाम लिया? राम सिंह ने। ध्यान देना, राम सिंह किसका नाम लेता है? एक साजिश की तहत, लेकिन वो लेता किसका? लच्छी राम का नाम लेता है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी कितने शीर्षकों में? ध्यान देना, शीर्षक आपके सामने आए थे, 5 शीर्षक अलग अलग है। बलवीर महेंद्र को उनके नाम मामा ने कहां पर चपरासी की नौकरी लगाया था? कहां पर लगाया था? दिल्ली में चपरासी की नौकरी लगाया। चुनाव पार्टी में चुनाव अधिकारी कौन था? चुनाव पार्टी में चुनाव अधिकारी ठाकुर था, रणवीर सिंह। चुनाव के दिन फगना का एजेंट कौन था? ध्यान देना, चुनाव के दिन फगना का एजेंट इतवारी होता है और राम सिंह का होता है पन्नी। तो इस तरह से हमने हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा को लिया। तो इस तरह से आप इस कहानी को तैयार करें। धन्यवाद।